विज्ञान में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। सिम्मी, आपके बर्थडे वाले दिन हमने लेक्चर दे दिया था वर्क एंड एनर्जी का कंसेप्ट के एस्पेक्ट में कंप्लीटली एक सेगमेंट कवर कर दिया था, वर्क एंड एनर्जी और एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आज हम बुक के वाया वो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको दिखलाने जा रहे हैं जो हमने उस लेक्चर में डिस्कस की और हम आगे भी प्रोसीड करेंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। हमने काम वर्क के दिशा में सारी कंसेप्ट सीखे। एक्चुअली में वर्क अगर यहाँ पर पूछा जाए तो क्या है साइंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो टू सिचुएशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड। ये सब चीज़ें किताब की आपकी। टू सिचुएशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ वर्क टू बी डन। फर्स्ट, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स एक्ट करनी चाहिए और द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए। ये चीज़ अच्छे से सेटल्ड है कि आपको समझा दिया गया है? जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मैं हूँ, ये मेरी फोर्स, तो एक फोर्स होनी चाहिए। ओके, किस पे लगानी है? इस ऑब्जेक्ट के। और ये ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? डिस्प्लेस। तो एक्चुअली में वर्क किसने किया? मैंने। एक्चुअली में वर्क डन हुआ एक फोर्स थी और एक डिस्प्लेसमेंट थी। वर्क डन किस पे हुआ? इस पे, इस चेयर के ऊपर। लेकिन ये हुआ किस दिशा में? जिस दिशा में मैंने बल लगाया। ये परिस्थितियां हमने सारी समझी। डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में हुई? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई। तो इस तरह से हमने देखा कि लेट W बी द वर्क डन। इफ W बी द वर्क डन देन वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दैट इज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट W इज इक्वल टू Fs। ओके, नेक्स्ट, इफ F इज 1 न्यूटन एंड S इज 1 मीटर, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी न्यूटन मीटर। दैट इज द 1 न्यूटन मीटर। ओके, एक्चुअली में वर्क डन को फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना है ना। अगर यहाँ पर फोर्स 1 न्यूटन है और यहाँ पर डिस्टेंस 1 मीटर हुआ है, तो वर्क डन कितना हुआ? एक्चुअली में वर्क डन कितना हुआ? इस फोर्स 1 न्यूटन के तहत वर्क डन कितना हुआ? 1 न्यूटन मीटर। क्योंकि 1 न्यूटन फोर्स लगा करके आप उस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक डिस्प्लेस करा पाए, ऐसा समझना होगा। 1 न्यूटन फोर्स लगा के मैं इस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर पाया। यहाँ से वहाँ ये प्रोडक्ट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्क डन है। दिस इज द वर्क डन। ओके, with the help of 1 Newton force I am able to displace this object by 1 meter. Actually that is the work done. That is F and S. That is the SI unit of the work done. If the work done is the product of force and distance, so tell me the SI unit of the work done. Force के क्या है? Newton. Distance के क्या है? Meter. So it is the Newton meter. How it is possible? But how it is possible? It is due to the energy inside me. It is due to the energy inside me. What is energy? It is the capability to do work. It is the capability to do work. Okay? So that's why if I am having that capability, only then I can do work. So if the work is done, it is due to some capability. That capability is there due to energy. And there is another unit of work done. It is the joule. It is the joule because energy is also very important aspect. Okay? ये हम चीज़ें आगे भी एनर्जी में आपको समझाएंगे। तो 2 तरह से वर्क डन के यूनिट होते हैं। पहला कौन सा है? न्यूटन मीटर। दूसरा कौन सा है? जूल। मैं इसे वैसे बचपन से जाउल कहता हूँ। मैं कह लूँ? कोई कुछ कहेगा तो नहीं मुझे? जाउल। ओके, वैसे जूल कहेंगे या जौल या जौड़। जौड़ ना क्यों, ये कास्ट हो यानी जाउल। चले आगे बढ़ते हैं। मेरी ऐसी हरकतें उनको कितना खिसिया भी देती होंगी ना, जो शायद अब मेरे पास नहीं है कि ना। कहते होंगे कितना अजीब हंसता है, शक्ल देखो इसकी, अभी भी नहीं हटा। वैसे ही हंस रहा है। सही बात है, क्या करें, हम वैसे भी तब भी वैसे ही हंसते थे, अब भी वैसे ही हंसते हैं। और मुझे लगता है कि हंस के ही पढ़ना अच्छा है ना सिम्मी। अब आप तो बर्थडे मना लेते हो अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ, हमारे पास तो ये बोर्ड ही है, इसके साथ हम कुछ लिमिटेड चीज़ें मना सकते हैं। हम खुशियाँ मना रहे हैं। ओके, वी कैन डू दिस ओनली, सो वी आर डूइंग दिस। एक्चुअली में 1 जॉउल अगर आपसे पूछा जाए कि फिर क्या है, ये जरूरी था कर्मवीर। 1 जॉउल एक्चुअली में कोई पूछ ले व्हाट इज़ 1 जॉउल, तो 1 जॉउल क्या है? इट इज़ अ फोर्स ना। 1 जॉउल तो ये एक पर्टिकुलर फोर्स है, जिस पर्टिकुलर फोर्स के तहत आपने एक वर्क डन किया है।
और वो वर्क डन क्या है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर दिया है एक 1 न्यूटन की फोर्स लगा करके, दैट इज द 1 जॉल. ओके, सो दैट 1 जॉल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट. 1 जॉल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि ये वर्क के यूनिट है ना. 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. Definition पानी की तरह clear? Is there any rectification behind the definition? Very good. This is very good. 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि इसके एस्पेक्ट पे दूसरी लाइनें निकल आई. द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, इफ दैट डिस्प्लेसमेंट is not in the line of the action of the force, it is actually opposite the line of the action of the force, then we can say work done is there, but it will be negative. Okay, because there will be angle that will be 180 degree. Force is in this direction. Force is in this direction. Displacement is in this direction. This is force. This is displacement. Force is in this direction. Displacement is in this direction. Like पिछले दिन तो मैंने बहुत से उदाहरण दिए, लेकिन आज मैं वो वाले देने वाला हूँ जो किताबें बात कर रही. Like this mobile. This mobile. Actually में I am lifting this mobile up. I am lifting this mobile up. There is one force. That force is actually acting on this mobile from downward to upward direction, but there is another force which is acting downward, that is the force of gravity, which is attracting this particular phone. So if I will consider the force of gravity, then this work is actually negative. Then this work is actually negative. It is going, the mobile is displacing against the direction of the force. It is going opposite the force. ओके, बट मैंने उस दिन कितने सुंदर उदाहरण से वो समझाया था, वो ब्रेक वाला और वो रेडी वाला, है ना, समझाया था ना, याद करा सकती हो? वो ब्रेक वाला रेडी वाला उदाहरण ऐसे कुछ बनाया था मैंने, बनाए भी थी मैंने. तो वो वाले उदाहरण क्या थे, यहाँ से एक रेडी हमने चढ़ाई ना, एक आदमी ने धक्का दिया, ऊपर चढ़ाई, फिर यहाँ से अब वो रेडी डाउन आने लग जाएगी तो आगे आके उसे रोकेगा. अब फोर्स तो वो इस डायरेक्शन में जा लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में डाल रहा है. ये मैंने उदाहरण बनाया था, ये किताब में नहीं है, याद रखना. ओके, उस दिन जितनी बातें थी वो तकरीबन हमारी थी, किताब से भी पढ़ करके बातें तो चलिए हमारी होती हैं, और हमने जब कभी पढ़ा तो किसी तो किताब से ही पढ़ा होगा, दिमाग हमारा हमने लगा लिया, बाकी ये सब मिला जुला ही है. तो अब आप मुझे बताइए वर्क डन नेगेटिव कब होगा सुखनिदान? ऑपोजिट. एंगल कितना होगा? 180. गुड, वेरी गुड. चलिए, और अब आप मुझे बताइए कि अच्छा यार, हर बार ये एंगल 180 डिग्री होगा यार, ये कैसी बातें हैं? अभी मेरे दिमाग में अभी बात करते हुए कैरम बोर्ड आ गया. कैरम बोर्ड है ना, ये तो अलग ही काम हो गया. इधर से फोर्स लगा रहा हूँ सीधी, गोटी लेफ्ट गई, ये तो अजीब 90 डिग्री. मानती हो कि नहीं? कैरम बोर्ड में ऐसा होता है कि नहीं? तो थोड़ी आसान करके पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, उसके भी समाधान मिलेंगे जब आप IIT की तैयारी करोगे. अभी तो बेटा UPSC में हो, इतनी ही लेवल की बातें समझ लो, इतना भी बहुत है कहा. लेकिन मेरे दिमाग में ये आया, ऐसी चीज़ें आनी चाहिए. सिर्फ साइंस इसलिए रखी गई है सिलेबस में, आपके दिमाग चलने शुरू हो, आपकी मेंटल एबिलिटी का लेवल रेज हो, आप अपने आसपास होने वाली सभी चीज़ों को सुपरस्टिशन की फॉर्म में ना देखें, एक रीजनिंग के साथ देखें. तो साइंस का सिलेबस रखने का पर्पज़ क्या? वेल रीजन्ड, वेल लॉजिकल, विजनरी पर्सन के तौर पर इवॉल्व हों. आप ये माने कि जो हो वो तार्किक हो, तथ्यों के आधार पर हो और उसके कंसेप्ट हों. ऐसा ना हो कि कोई इविल प्रैक्टिसेस प्रिवेल करने लग जाए. ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आप इसके तहत करते हैं. तो आपने नेगेटिव ये बता दिया कि भाई वर्क डन तब नेगेटिव है जब जो फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है.
और कोई वर्क डन पॉजिटिव तभी होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस होगा, तो वो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। वेरी गुड। अब ये तीनों क्वेश्चनों के आप आंसर कर लेंगे जो बुक में है। पहला है व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, when do we say that work is done? When there will be force and there will be displacement. Suppose there will be displacement but there will be no force. There will be displacement but there will be no force, ऐसा बुक में पूछा है। मैंने आपसे भी पूछा था, मैंने आपसे यही तो पूछा था कि बुक में ऐसा लिखा है, ऐसा हो सकता है कि कोई फोर्स नहीं है फिर भी डिस्प्लेसमेंट है। सोच के देखो, बता के देखो, बताओ बताओ, विचार करो। डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, शायद कोई फोर्स नहीं है। गाड़ी में बैठा हुआ इंसान, जैसे गाड़ी की फोर्स लग रही है और गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लेकिन डायरेक्ट मेरे पे कोई फोर्स नहीं है, लेकिन मैं गाड़ी के साथ डिस्प्लेस कर गया एक जगह से दूसरी जगह मैं गाड़ी के बीच में बैठ के चला गया, लेकिन फोर्स का सोर्स भी गाड़ी का फ्यूल था और गाड़ी पे ही लगी थी, गाड़ी मूव हो रही थी, मैं तो साथ में ऊपर बैठ के चला गया। ओके, ये तो गजब बातों की तरफ चले जा रहे हैं अब। तो मोमेंटम के सारे सिद्धांत यहाँ पे गलत पड़ जाएंगे अब, है कि नहीं? फिर गाड़ी की ब्रेकें लगनी चाहिए, फिर गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए, बॉडी ने तो कोई मोशन पोजेस ही नहीं किया। फिर देखो, ये साइंस बड़ी खतरनाक चीज़ है। कई बार एमए भी नहीं आगे बढ़ जाना चाहिए, कुछ भी लेकर के फंस भी जाते हैं, आगे जाकर खड्डे में गिर जाते हैं। ऐसे सवाल मैंने पूछे ही क्यों जिसका कोई मतलब ही नहीं। सीधी बात समझ लो, फॉर्मूले के मुताबिक अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स है, बहुत डिस्प्लेसमेंट और फोर्स नहीं है तो भी फोर्स जीरो है, तो फिर भी फॉर्मूला ये कहता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। वर्क डन क्या है बेटे? जीरो। और इसके अलावा अगर बहुत फोर्स है लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो भी वर्क डन नहीं हुआ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होनी जरूरी है तब वर्क होगा। ओके, आप लोग सोच करके आना कि ऐसी परिस्थितियाँ कब होती हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट है लेकिन वर्क नहीं है। और प्लीज़ 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 इसे कमेंट सेक्शन में मत पोस्ट करिएगा, अपने दिल में दिमाग में पोस्ट करिएगा, पढ़ लिख के आइए। इसे पेपर वाले दिन वहाँ पोस्ट करके आइए। अमूमन ज़िंदगी कमेंट सेक्शन में चीज़ें पोस्ट करते हुए निकल जाती है, पेपर में कुछ पोस्ट नहीं हो पाता। ओके, ये भी प्रॉब्लमेटिक ट्रेंड है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? क्या है? एफ एंड एस कह लिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। एफ एस तो बहुत ही शॉर्ट लग रहा है, थोड़ी इज्जत देनी चाहिए हमें किसी टॉपिक को, है ना? एफ एस। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। बोल के दिखाओ, वहाँ लिखा हुआ वो नहीं, बोल के बताओ इंग्लिश में। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। नहीं, बिल्कुल अच्छे से वैसे ही बताओ, वैन वून मत लगाना अब। क्या बात है, दिस इज द 1 जूल। देखा, समझ में आई चीज़ें। विनीता, इन 3 प्रश्नों करने योग्य हो गए हो। अब एनर्जी के बारे में पढ़ना चाहती हो? वर्क से आगे बढ़े। वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी नाउ। ये काइनेटिक एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में अब हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ द एनर्जी। हमने वर्क समझ लिया। एनर्जी की अगर हम बात करें तो आप आए दिन सुनते रहते हैं कि एनर्जी की कमी है, एनर्जी क्राइसिस है। इसका रीज़न क्या है? क्यों है एनर्जी क्राइसिस? एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ समथिंग आप हमेशा यूज़ करते रहते हैं, है ना? क्या होता है एनर्जी से? आप जो काम कर पाते हैं एक्चुअली वो एनर्जी की वजह से ही कर पाते हैं। आपकी काम करने की क्षमता एनर्जी पर डिपेंडेंट है। तो ये जानना होगा कि फिर एनर्जी के सोर्सेज कौन कौन से हैं। एक सबसे बड़ा और प्राइम सोर्स तो सन है, जहाँ से हमें सोलर एनर्जी प्राप्त होती है। सो सोलर एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा कई सारे और एनर्जी के अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे कि न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, जैसे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जैसे कि टाइड्स, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। न्यूक्लियाई ऑफ द एटम की एनर्जी के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? बता सकते हैं, बताइए। हाँ, मतलब हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, जैसे सन जो है, अगर हम सन की बात करते हैं तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन कंसेप्ट होता है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन, ठीक है। तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न का कंसेप्ट होता है। तो वो एक्चुअली में जो एनर्जी डेवलप हो रही है इतने बड़े पैमाने पर,
वो जो एटम है, हाइड्रोजन एंड हीलियम का कंसेप्ट है, वहाँ पर उसी के न्यूक्लियस में ही जो एनर्जी है उसी को दो तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो उन्हें तोड़ दीजिए तो एनर्जी रिलीज़ होगी, या दो छोटे मिलकर के बड़े में आ जाएंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी। आई बात समझ में? या तो आप उन्हें ब्रेक करें या तो आप उन्हें कोलैबोरेट करें। तो एक्चुअली में उसमें एनर्जी स्टोर्ड रहती है। आने वाले समय में वो चीज़ें हम कभी पढ़ेंगे, हालांकि पढ़ना क्यों, मैंने पढ़ाया हुआ है। सन की फॉर्मेशन में सारे कंसेप्ट पढ़ाए हुए हैं। इसी तरह से इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर से बहुत सी एनर्जीज आपको प्राप्त होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ द जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, नीचे से आग निकलती है ना, आप देखते रहते हैं। और भी बहुत सी फॉर्म ऑफ एनर्जी निकलती है। टाइडल टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करती हैं तो उस प्रोसेस के तहत भी आपको कई एनर्जीज रिसीव होती हैं। ओके, फिर जो टाइड्स हैं वो मूव करती हैं तो उनमें भी एक एनर्जी धारण होती है, तभी आप बिजली उत्पन्न कर पाते हैं। फिर झरने से गिरता हुआ पानी, उससे आप टरबाइन घुमा करके उससे भी आप बिजली उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उसमें भी एक एनर्जी है। सो मैनी एनर्जीज आर देयर। ओके, डिफरेंट सोर्सेज आर देयर। इनका अलग अलग तरह से हम उपयोग करते रहते हैं अपने जीवन में। मेन एस्पेक्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी। बाकी चीज़ें मैंने इसलिए डिटेल नहीं की क्योंकि कल एनर्जी और वर्क का संबंध हम बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। जो भी ऑब्जेक्ट में काम करने की कैपेबिलिटी है, ऐसा माना जाता है कि उसमें कुछ एनर्जी है। ये क्यों माना जाता है? द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। आप एनर्जी एक फोर्स के बेस पे कर पा रहे हैं, सॉरी, आप वर्क डन एक फोर्स की बेस पर कर पा रहे हैं, और वो फोर्स का जो बेसिस है आपकी बॉडी में एनर्जी है। आपकी बॉडी में कोई एनर्जी है, इसकी वजह से यू हैव फोर्स, और उस फोर्स की वजह से ही आप कोई ना कोई वर्क कर पा रहे हैं। और वर्क था जब आपने एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई और उसे डिस्प्लेस किया। एक्चुअली में जब आपने ये वर्क किया तो आप तो थक जाते हैं, आप तो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन कर जाती है। लेकिन आप थके हैं यहाँ पर, और मेरे यहाँ से फोर्स लगाने से, ये जो मुझ में फोर्स थी उससे मैंने इस ऑब्जेक्ट को धकेला, यानी कि अपनी फोर्स इस पर लगाई, इसे डिस्प्लेस किया, और ये ऑब्जेक्ट जब अब दीवार पे गया, साउंड क्रिएट हुआ ना, इसने साउंड क्रिएट किया ना, ये देखिए हुआ ना। तो एक्चुअली में ये भी टूटा, पहला ये एक्चुअली में अभी ये कोई साउंड क्रिएट क्यों नहीं कर रहा था? इस पे कोई वर्क डन नहीं हुआ था। इस पे वर्क डन किस वजह से हो पाया? मुझ में फोर्स थी। फोर्स मुझ में क्यों थी? मुझ में एनर्जी थी। तो उस एनर्जी की वजह से मैंने वर्क डन किया इस पर, डन। तो अब मुझ में वो एनर्जी है नहीं, मैंने इस पे वर्क डन कर दिया, वो एनर्जी अब इसमें है। ओके, और उसी एनर्जी की वजह से अब ये वर्क करेगा किसी के ऊपर। तो अब ये वर्क कर रहा है और इसने वर्क डन किस पे किया है? दीवार पे। तो वो एनर्जी किधर चली गई? इसमें से दीवार में, यानी कि पर्यावरण में चली गई। जैसे कि साउंड की फॉर्म में बदल गई ना, इट इज़ साउंड एनर्जी नाउ। आई बात समझ में? तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब भी हम कोई वर्क डन कर रहे हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है मुझसे इस चेयर में, चेयर से उस दीवार में, और हवा में, एटमॉस्फेयर में। क्या ट्रांसफ़र हुआ एक्चुअली? एनर्जी। क्योंकि मेरा वर्क करने का रीज़न वो फोर्स थी, और फोर्स का बेसिस एनर्जी था, तो मेरे वर्क डन का बेसिस ही एनर्जी था। मुझ में एनर्जी ना होती तो मैं वर्क डन ना कर पाता। वर्क डन हुआ वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से हुआ, लेकिन वो वर्क डन जो एक्सप्रेस हुआ वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में हुआ। आपको दिखा कि काम हो गया, लेकिन काम किया किसकी वजह से? एनर्जी की वजह से। तो इसलिए काम हमारा करना, ये हमारी एक क्षमता है ना, तो ये क्षमता एनर्जी पे निर्भर हुई ना, ये क्षमता एनर्जी पर निर्भर हुई ना। तो जब हम इस क्षमता का इस्तेमाल कर लेंगे, इस कैपेबिलिटी का, तो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी ना, तो एनर्जी खर्च हो जाएगी ना। और उस क्षमता का इस्तेमाल करते हुए जिस चीज़ पे वो क्षमता इस्तेमाल कर ली गई है, वो काम कर लिया गया है, उस चीज़ में अब वो एनर्जी चली जाएगी ना, तो उस चीज़ में भी कोई एनर्जी आ गई ना।
तो उसके अलग अलग उदाहरण बताए गए हैं कि क्रिकेट बॉल जब बॉल करता है और वो स्टंप्स पे लगती है तो स्टंप्स उड़ के जाते हैं हवा में, जबकि स्टंप्स तो स्टैटिक थे पहले, वो हवा में कैसे उड़ गए? बॉलर ने बॉल के ऊपर एक वर्क डन किया तो बॉलर की एनर्जी बॉल में ट्रांसफ़र हो गई। वो बॉल ने जा कर के, अब वो बॉल वर्क करेगी, उसमें भी एनर्जी आ गई ना। जब आपने उस बॉल पर वर्क डन किया तो आपकी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो गई। तो जैसे ही उसमें एनर्जी आ गई तो उस बॉल की भी कोई कैपेबिलिटी टू डू वर्क हो गई ना। अब बॉल की भी कोई कैपेबिलिटी टू डू वर्क हो गई ना। तो अब वो वर्क अब जो वो बॉल है वो एलिमेंट हो गई वर्क करने वाली। अब वो जा कर के वर्क किस पे करेगी? स्टम्प्स पे। तो जैसे ही इस एनर्जी की वजह से ये कैपेबिलिटी काम करने की प्राप्त कर ली इसने जा कर के काम कर दिया विकेटों पे। तो अब जा कर के इसने विकेटों पे काम कर दिया, स्टम्प्स पे, तो इसकी एनर्जी स्टम्प्स में ट्रांसफ़र हो गई ना। तो अब वो एनर्जीज़ में भी कैपेबिलिटी, अब वो स्टम्प्स में भी कैपेबिलिटी आ गई ना काम करने की। तो वो स्टम्प्स पीछे हवा में उड़ती गई और जहाँ जहाँ भी घास से टकराते हुए गई, 1 2 3 4 घास उखाड़ती हुई गई। तो उन स्टम्प्स में ग्राउंड पे काम किया ना, घास पे, तो घास उखाड़ दी ना उन्होंने। तो एक्चुअली में वो स्टम्प्स ने जहाँ जहाँ घास पे काम किया, उस स्टम्प्स की एनर्जी घास में ट्रांसफ़र हो गई या ग्राउंड पे ट्रांसफ़र हो गई। अब वो ग्राउंड फर्दर काम करेगा। आई बात समझ में? इस तरह से एनर्जी एक कैपेबिलिटी है आपके काम करने की। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें थी। पहले काम किसने किया, उसने काम किस पर किया, जिस पर काम हुआ उसने आगे क्या किया। तो पहले काम मैंने किया, मैं बॉलर हूँ, मैंने काम किस पे किया? बॉल पे। और बॉल ने आगे काम किस पे किया? स्टम्प्स पे। ओके। तो जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं एनर्जी ट्रांसफ़र करने वाला एक एलिमेंट हूँ, लेकिन जिस पे काम कर रहा हूँ एनर्जी रिसीवर होता है। तो जो काम करता है वो कौन होता है? एनर्जी गिवर, एनर्जी डेबिटर। ओके। और जिस पर काम हो रहा होता है वो कौन होता है? एनर्जी क्रेडिटर, एनर्जी क्रेडिटर। जिस पे काम होता है उसे एनर्जी क्या होती है? रिसीव। और जो काम करता है वो एनर्जी क्या करता है? खर्च, एक्सपेंड। तो कौन मोशन में आ जाएगा, कौन एक्शन में आ जाएगा? जिसकी एनर्जी खर्च होगी या जिसको एनर्जी रिसीव होगी? जिसको एनर्जी रिसीव होगी। तो इसलिए एनर्जी फिर हम कह सकते हैं ना, एनर्जी धारण की जाती है, पोजेस। हमने एनर्जी को पोजेस करना है ना। तो एनर्जी पोजेस होने का तरीका वर्क डन है ना। वर्क डन के माध्यम से एनर्जी प्रोसेस होती है, वर्क डन के माध्यम से एनर्जी पोजेस होती है ना। तो एनर्जी का और वर्क डन का अच्छा संबंध स्थापित हो सकता है, हो सकता है, हुआ ना। तो फिर मैं आगे जा कर के अभी आपको एक एनर्जी पढ़ाऊँगा, काइनेटिक एनर्जी। तो उसे मैं वर्क डन के संदर्भ में लिख सकता हूँ, Fs, है ना। उसमें एस की वैल्यू कैसे प्राप्त करनी है वो तो हम कर लेंगे, लेकिन मैं लिख तो सकता हूँ ना। मैंने अभी सारा रिश्ता समझा दिया ना आपका एनर्जी और वर्क डन का। तो आगे जा कर के अगर मैं इक्वेशन में फार्मूला निकालने के लिए ये यूज़ करूँ, आपको ये ऐसा तो नहीं लगेगा ये रटी रटाई चीज़ कहाँ से आ गई। सरेआम आपके आंखों के सामने है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र ही वर्क डन से हो रहा है। और सरेआम आपने देखा कि वर्क डन एक तरह की है ही आपकी कैपेबिलिटी है, वो एनर्जी के दम पर है। तो इनका संबंध है ना भाई। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। रफ्तार बड़ी बात है, रफ्तार बड़ी बात है। मैंने क्या किया था पहले, कोई आवाज़ आई? अब आई? ज़्यादा रफ्तार से जाके टकराई ना। देखो इसका मास तो सेम ही रहा, मास तो इसका सेम ही रहा, मैंने मास तो नहीं बदला। एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है, मास होता है। ओके। और क्योंकि अर्थ की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सबके लिए वही रहेगा। और उसी मास के तहत अगर हम देखें तो इसका एक वेट भी आ जा रहा है। एक्चुअली में मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी ना। तो वेलोसिटी बढ़ाने से इसने ज़्यादा आवाज़ पैदा की ना। तो इसका मतलब रफ्तार पे ये डिपेंड कर रहा है ना कि एक्चुअली में इसमें एनर्जी कितनी होगी। इसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी इसका मतलब ये आगे उतना ज़्यादा वर्क डन करेगी किसी चीज़ पे। और इसमें ये एनर्जी ज़्यादा क्यों हुई? जब मैंने पहले कम रफ्तार दी थी इसको, या बाद में जब ज़्यादा रफ्तार दी? जब मैंने इसको ज़्यादा रफ्तार दी, मैंने जब इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, इसने ज़्यादा एनर्जी धारण की ना, इसने ज़्यादा एनर्जी पोजेस की ना। पता है क्यों? इसको ज़्यादा रफ्तार देने के लिए मेरी ज़्यादा फोर्स लगी, मेरी ज़्यादा फोर्स लगी जाने की मैंने इस पर ज़्यादा वर्क डन किया। मैंने इस पर ज़्यादा वर्क डन किया, उसके लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, क्योंकि मेरी ज़्यादा फोर्स का बेसिस मेरी ज़्यादा एनर्जी होगी।
तो मैंने ज़्यादा एनर्जी यूज़ करके, ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करके अगर ज़्यादा वर्क डन किया है तो इसमें ज़्यादा ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो वो उसी फोर्स जो मैंने इस पर लगाई उसकी वजह से तो इसे वेलोसिटी मिली। तो इसको इस तरह से पकड़ लो कि मैंने ज़्यादा फोर्स लगाई ज़्यादा वेलोसिटी देने के लिए, इसलिए इसमें ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। या इसको ऐसे कह लें कि ज़्यादा वेलोसिटी की वजह से ये ज़्यादा एनर्जी पोजेस करेगी। वो आपके ऊपर है, आप इसे कैसे बयान करते हैं। लेकिन संबंध अगर क्लियर तो फिर बयान कैसे भी कर लो। अगर संबंध क्लियर नहीं है तो फिर बयान दोनों मैनों में कर लो, दोनों बोगस होंगे, दोनों झूठे होंगे, क्योंकि संबंध पता नहीं है। सिर्फ यहाँ तक बात रट्टे में आ जाएगी कि ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा स्पीड है तो ज़्यादा एनर्जी पोजेस करेगी, कम वेलोसिटी कम स्पीड है तो कम एनर्जी पोजेस करेगी। लेकिन इसका कारण पता होना ज़रूरी है ना, और वो हमने अभी देखा। ओके, तो ज़्यादा फोर्स थी जब भी ज़्यादा वेलोसिटी थी, जब ज़्यादा फोर्स नहीं थी तो वेलोसिटी भी ज़्यादा नहीं थी, और मेरी ज़्यादा फोर्स के वो मेरी ज़्यादा एनर्जी पे डिपेंड है। ओके, और उस ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करके मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ज़्यादा वर्क डन ही किया है। तो ज़्यादा वर्क डन हुआ है इस पर, तो इसलिए इसमें ज़्यादा एनर्जी है। कम वर्क डन होता तो कम एनर्जी होती। ओके, और वो वर्क डन इस समय इस फॉर्म में हुआ है कि मैंने ज़्यादा रफ्तार दे दी इसको, इसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी है इस चेयर में, इसलिए इसने जा कर के अगली चीज़ पर भी ज़्यादा वर्क डन किया ना। कभी स्पिन बॉल को आपने विकटें उखाड़ते देखा? फास्ट बॉल को विकटें उखाड़ते देखते हो? ऐसा क्यों होता है? आउट तो दोनों ही आते हैं, आउटकम तो सेम है, लेकिन हम यहाँ पर बात स्टंप उखाड़ने ही कहते हैं, क्योंकि जो दिली सेटिस्फेक्शन है स्टंप उखाड़ने पे मिलती है ना। कितना भी फास्ट बॉलर हो लेकिन डंडे उखाड़ दे जो, दिल की तमन्नाएं तो पूरी वही करता है, क्योंकि एक ह्यूमन सेटिस्फेक्शन का लेवल भी होता है, बहुत सी चीज़ों में मज़ा आता है। ओके, तो यहाँ पर अब कंसेप्ट क्या है कि वो जो स्पिन वाला था, एक तो भाई वो उतनी दूर से ही दौड़ के आया, एकदम वहीं से ऐसे ऐसे करके वहीं पे कर दिया। उसके अंदर उतना ही उसका मास तो वही है, लेकिन उसकी उतनी ही दूरी से डिस्टेंस कवर किया उसने, उतना की वेलोसिटी है, तो उसका मास और वेलोसिटी का लेवल एक है, उतना का मोमेंटम है उसमें, यानी कि उतना का मोशन है उसके अंदर। आई बात समझ में? और फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन किया था हमने ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन समझाया था ना मैंने, और मोमेंटम हमने समझा था मोमेंटम पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। और यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम मान के चलते हैं ना, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को मानते हैं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इस हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है अगर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर हम लें तो फिर मोमेंटम के हिसाब से भी हमने फोर्स का संबंध सीखा था ना, कि कितना मोशन आप में प्रेजेंट है। तो इतनी दूर से आया, इतनी का वेलोसिटी के साथ उतना का मोशन प्रेजेंट है, वो मोशन किस में ट्रांसफ़र कर देगा? बॉल में। एक्चुअली मतलब हमने ऐसे मोमेंटम के हिसाब से देखा था, आज हम एनर्जी के हिसाब से देख रहे हैं। तो जितना को दौड़ा है वो, और मैं एक मास है उसका, तो अपने अंदर उतनी का एनर्जी से वो उतनी का फोर्स डेवलप कर पाया। क्यों? क्योंकि अपनी दौड़ने की वजह से उसमें भी फिर एक लिमिटेड लेवल ऑफ एनर्जी डेवलप हो पाई ना, उसमें भी एक लिमिटेड लेवल ऑफ, क्योंकि दौड़ने की वजह से उसने एक एनर्जी पोजेस की ना, उसने मोशन किया ना, लेकिन वो एक लिमिटेड सी वेलोसिटी से किया, तो उसमें उतनी की एनर्जी आई। उस एनर्जी को उसने उस बॉल में उतनी के एनर्जी उतना का वर्क डन किया बॉल पे, उस हिसाब से उसकी एनर्जी बॉल में उतनी की ट्रांसफ़र हुई, तो बॉल जाकर के विकटों से टकराई, और विकटों की सिर्फ गुल्लियाँ गिराई, विकटें नहीं गिरी। आई बात समझ में? क्योंकि बॉल भी आगे उतनी की वेलोसिटी से गई ना, जितना का वर्क डन किया उस पर, जितने का फोर्स लगाई, तो बॉल ने भी फिर उतनी की एनर्जी पोजेस की उस पर, और वही एनर्जी बॉल ने विकटों से टकरा करके विकटों को दे दी। जितनी की वेलोसिटी से बॉल आगे बढ़ रही थी वही उसने विकेट को दे दी, तो विकेट ने भी फिर उतना का ही आगे वर्क डन किया, गुल्लियाँ ही गिराई। विकेट ने भी आगे उतना ही काम किया, गुल्लियाँ ही उड़ाई। लेकिन यही फास्ट बॉलर होता जो कहाँ से दौड़ के आ रहा है भयंकर तरीके से, तो उतनी ही वेलोसिटी खुद की रख रहा है, एक मास तो है ही उसका, तो उतनी एनर्जी वो खुद पोजेस करेगा, और उसी एनर्जी के तहत उस बॉल पर एक फोर्स लगाएगा। फोर्स माने कि बॉल पर वर्क डन करेगा, और जब वो कर दिया तो इसकी एनर्जी फोर्स उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी ना। जब इसने वर्क डन उस पर कर दिया, और इसकी तो जीभ निकल जाएगी, ये साइड निकल जाएगा, ये तो थक गया, अब दूसरी बॉल के लिए फिर चार्जअप होगा। वो बॉल अब उस एनर्जी को अपने अंदर पोजेस करके आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसको फिर उस लेवल की वेलोसिटी मिल गई है, तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसके तहत वो जाके स्टंप से टकराएगी, स्टंप को तो उखाड़ फेंकेगी, और गुल्लियाँ भी कहीं की कहीं और ही उड़ेंगी, क्योंकि फिर विकटों को भी उतनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई बॉल के द्वारा, क्योंकि बॉल की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। आई बात समझ में? तो ये कंसेप्ट है। ओके, इसको कई तरह से समझ सकते हैं, आने वाले एक्सपेरिमेंट में हम इसको समझाएंगे।
उदाहरण के रूप में कंसेप्ट यहाँ पर यही है, एक टेबल लगा लीजिए, उसमें 1 2 3 ब्लॉक रख लीजिए, पीछे एक खिलौने वाली गाड़ी रख लीजिए, उसके साथ एक डोरी बांधिए और उसके टेबल के उस पार लटका दीजिए एक पुली के साथ। टेबल के उस पार क्या लटाएंगे, वेट, वट्टे, वजन। उधर आपने वजन लटका दिया और इधर आपने टेबल पे गाड़ी रखी हुई है और एक स्ट्रिंग के साथ उसको वेट से बांधा हुआ है, वेट पुली से लटकाया हुआ है। जैसे जैसे वेट नीचे जाएगा गाड़ी आगे बढ़ेगी। ओके, पहले आपने एक लिमिटेड अमाउंट में वेट लगाया हुआ है 1 किलो। ओके, तो गाड़ी फिर उसी वेलोसिटी से आगे को बढ़ेगी। गाड़ी का एक मास है तो गाड़ी एक उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी और उसी के तहत रास्ते में जो उसके गत्ते के ब्लॉक आ रहे थे वो गत्तों के ब्लॉकों को भी उतना ही आगे ढकेलेगी। गत्तों के ब्लॉक की वेलोसिटी भी उतनी ही रहेगी। लेकिन अब मान लीजिए गाड़ी का तो मास तो उतना ही है, तो वहाँ पर अगर मैं अब उस वज़न को बढ़ा देता हूँ, जैसे ही मैंने उस वेट को उस स्ट्रिंग के साथ जो लटके हुए वेट है उस पर बढ़ा दिया, यहाँ से गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और जैसे ही गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ेगी ब्लॉक्स भी बहुत तेज़ी से धकलने शुरू हो जाएंगे और हर ब्लॉक, पहले एक ब्लॉक धकेलता था वो दूसरे तीसरों को ढकेल नहीं पाता था, गाड़ी रुक जाती थी। अब दूसरे तीसरे भी ढकेले जाएंगे, गाड़ी आगे निकल जाएगी। आई बात समझ में? क्योंकि हमने उस गाड़ी में एनर्जी ज़्यादा पोजेस करा दी है ड्यू टू द मोशन। इस पॉइंट से उस पॉइंट तक उसने मोशन जो किया उसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर पोजेस हो गई है क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है पहले के कंपैरेटिवली। आई बात समझ में? वेलोसिटी ज़्यादा इसलिए हो गई है कि जिस फोर्स से हम उसे खींच रहे हैं वो फोर्स को यहाँ पर मैं वेट की फॉर्म में दर्शा रहा हूँ, क्योंकि मैंने फोर्स के लिए यहाँ पर वट्टों का इस्तेमाल कर लिया ना, वेट। और वेट मैंने परिभाषा समझाई है एक तरह से कि इट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से मैंने वट्टे लटका दिए, वहाँ पे वो फोर्स ही हैं। तो जैसे ही मैंने गाड़ी को खींचने वाली पुलिंग फोर्स वहाँ पर बढ़ाई तो गाड़ी की क्या बढ़ी, वेलोसिटी ना, मास तो गाड़ी का फिक्स ही है। और जैसे ही गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ाई गाड़ी में क्षमता आ गई, वो डब्बे जो बॉक्स रखे थे गत्ते के, जूतों के खाली डब्बे रखे थे, सबको आगे आगे ढकेलने लगी रफ्तार से। आई बात समझ? तो गाड़ी की एक्चुअली में गाड़ी की कैपेबिलिटी टू डू वर्क बढ़ गई ना, गत्तों पर अब ज़्यादा तीव्र काम कर रही है ना, तो कैपेबिलिटी टू डू वर्क उसका कैसे इंक्रीज़ हुआ, ये हम इस बात से अंदाज़ा लगा ले कि उसकी एनर्जी बढ़ गई है। उसकी एनर्जी बढ़ने का कारण क्या है, वो गाड़ी उधर से फोर्स बढ़ाने की वजह से अब ज़्यादा रफ्तार से आगे जा रही है और ज़्यादा रफ्तार से आगे जाने की वजह से उसकी अंदर की एनर्जी बढ़ने की वजह से उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ गई है, जिसके तहत उसने उस गत्तों के डब्बों पर ज़्यादा काम कर दिया है। तो इसके लिए गाड़ी की एनर्जी उन गत्तों में ट्रांसफ़र हो गई डब्बों में और वो डब्बे भी आगे के आगे अब खिसक रहे हैं उसी एनर्जी को पोजेस करके जो गाड़ी ने उसमें ट्रांसफ़र कर दी है। आई बात समझ में? दैट इज़ द कंसेप्ट। और वो सारे के सारे ब्लॉक खिसक के इतनी आगे चले जाएंगे टेबल से गिर जाएंगे, जबकि पहले गाड़ी रुक जाती थी। जबकि पहले गाड़ी उन गत्तों से टकरा के क्या होती थी, रुक जाती थी, आगे नहीं जा पाती थी। और अब इतनी क्षमता आ गई गाड़ी में कि उड़ा के गत्ते पर हमारे टेबल से। दैट इज़ द कंसेप्ट। तेज़ चलते हुए पंखे, तेज़ चलती हुई टरबाइनें, तेज़ चलते हुए क्रिकेट बैट, तेज़ चलते हुए हाथ बॉलिंग के दौरान, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। जब आप हथौड़े को ऐसे ही ला करके कील पे मारते हो थाड़, तो ठुक जाता है दीवार में। तो कई बार आपको कहा जाता है ना कि इसमें तो जान ही नहीं है, कीला कहाँ से ठोकेगा। ये ज़्यादा तब पता चलता है जब टेंट लगाने के लिए उसकी रस्सियाँ बांधने के लिए सड़क में कीले ठोकने होते हैं, तब वो आम बंदे से ठुकते नहीं है। एक एक्सपर्ट सा निकल के आता है टेंट वालों की टीम में से, वो पकड़ता है और 2 बार में कीला ऐसा घुसेड़ता है कि बस ख़त्म हो जाती कहानी। वो इसलिए क्योंकि उसका एक तरीका बड़ा आता है, यहाँ से पकड़ के पीछे लेकर के जाता है और वहाँ से फिर एक वेलोसिटी देता है। हैमर का मास तो उतना ही है, वेलोसिटी देता है इतनी ज़बरदस्त कि वो जा करके एक्चुअली में ये वर्क करने वाला है, ये वर्क करना है। और वर्क यहाँ पर ये कर रहा है हैमर पर। हैमर को इसने वेलोसिटी बहुत ज़बरदस्त दे दी, इसने उस पर वर्क कर दिया। हैमर ने वो वेलोसिटी के माध्यम से जो एनर्जी इसकी पोजेस कर ली खुद में, उसकी वजह से हैमर जाके कीले पे वर्क कर देगा और हैमर की एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी कीले के अंदर और उसी एनर्जी के तहत कीला घुस जाएगा ज़मीन के अंदर। आई बात समझ में? इस तरह से वर्क होता है, वर्क डन का ये सिद्धांत है। तो वर्क डन और एनर्जी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, फोर्स तो इनके साथ जुड़ी ही हुई है, जीवन इसी तरह से चलता रहता है। ओके, चलिए अब मैं जो लाइनें लिखी हैं मैं पढ़ा देता हूँ, अब सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, अब कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आगे सारी कहानी, इक्वेशन तो मैंने वैसे प्रूव ही कर दी है, आपको बस समझ आनी है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। ये लाइन क्लियर हो गई? द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी। क्रेडिटर, ये डेबिटर होता है ना, एनर्जी डेबिटर।
अच्छा, ऐसा लगता है ना जैसे एनर्जी यूनिवर्स की कोई करेंसी है। बैंक में तो है ही है, हम बस उसका यूज़ ही कर रहे हैं। बैंक जैसे कि यहाँ पर सन है, आरबीआई कौन है? सन। सबसे बड़ा बैंक वही है ना, बाकी छोटे छोटे बैंक हैं जो उसी के पैसे को घुमा घुमा के इधर उधर काम कर रहे हैं, है कि नहीं? जैसे कि पेड़ पौधों ने क्या किया, उसी से पैसा लेकर के घुमा घुमा के एक नई फॉर्म में केमिकल एनर्जी बना के दे दी आपको। तो दैट इज़ द कंसेप्ट। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। जिस पे काम होता है वो एनर्जी क्या करता है? गेन। तो कई बार कहते हैं ना, इस कोच ने इस प्लेयर पे बड़ा काम किया, ऐसा कहते हैं, सुनते हैं ना, इस पे काम बहुत तगड़ा हुआ है इसलिए इसने इतना कुछ गेन किया हुआ है। इसको इस तरह से भी यूज़ कर लेते हो आप। ओके, एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी, यहाँ से लाइनें ध्यान सुन लो। एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स, वो लाइन आ गई भाई। एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। जिसमें एनर्जी है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा अनदर ऑब्जेक्ट पे। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, देन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर। जिसमें एनर्जी थी वह फोर्स एक्सर्ट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे, इसकी वजह से एनर्जी पहले वाले में से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगी, फॉर्मर लेटर। ओके, सारा अभी समझा गया हूँ प्रैक्टिकली, सारा बुक में एज इट इज लिखा है, हालांकि कल भी समझा था हमने इसको। द सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव, द सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव्स एनर्जी एंड देयरफॉर डू सम वर्क। सेकेंड ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो गया क्योंकि उसने एनर्जी रिसीव कर ली और अब वो वर्क करेगा जो इसने दीवार पे किया। ये पैराग्राफ आपको भी तंग करेगा, पानी की तरह क्लियर। एक्चुअली में फिर वर्क डन के, एक्चुअली में फिर एनर्जी के यूनिट में क्या लिखूं जो वर्क डन के यूनिट है? if the energy is the capability to do work, if the energy is the capability to do work, then the work done is, that work is the transfer of the energy, work is the transfer of the energy। पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी ट्रांसफर कराने का एक ही तरीका, वर्क, काम करो। इसलिए तो कहते हैं आध्यात्मिक शिक्षक, फिलोसोफर्स आपको क्या कहते हैं? कर्म करो। ऊर्जा की यदि शक्ति की पूजा करते हो, कर्म करो। गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं? शिवा से, ऊर्जा से, एनर्जी से। शिव की पत्नी शिवा, और यह शिव कौन से हैं? यह शाश्वत शिव हैं, यानी कि दैट ऑलमाइटी, दैट ईश्वर शिव, परमेश्वर शिव। उससे क्या कहते हैं? दे शिवा मरमो एह शुभ कर्मंते कबहू न डरू। यानी कि अब मैं यहाँ पर, मुझ पर आप वर्क कर दीजिए, मैं फर्दर जो वर्क डन करूँगा, यह जो कॉस्मिक एनर्जी है इसे मैं ट्रांसफ़र कर देना चाहता हूँ फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी, दैट इज़ ऑल। इसी तहत आप शक्ति के किन्हीं भी रूप की पूजा कर सकते हैं, चाहे वो चंडी हैं, चाहे वो काली हैं, चाहे बीट एनीथिंग। एक्चुअली आप कौन हैं? यू आर कैटलिस्ट, यू आर कंडक्टर, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। सो वर्क डन इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो वर्क डन इज द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। क्लियर हुई कहानी? सो इसलिए यहाँ पर वर्क डन के और एनर्जी के यूनिट तो सेम ही है। सो 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। ओके, तो फिर इसलिए एक बात सुनिए बेटा, क्या कहते होते हैं? कुछ काम किया कर सारी एनर्जी वेस्ट करता रहता है। क्या कहते रहते हैं? कुछ काम कर सारी एनर्जी वेस्ट करता रहता है। इसलिए माता पिता, सामाजिक संस्थाएं, चिंतन, विचारक, किताबें, ग्रंथ एडोलेसेंट एज में ज़्यादा ख्याल रखते हैं बच्चों का, ताकि एनर्जी वर्क में ट्रांसफ़र हो, वेस्ट ना हो। ओके, इसलिए ऐसे शब्द बने, ऐसे इसलिए संस्थाएं बनी हैं। तो इसलिए कहते हैं एनर्जी सारी वेस्ट करो, काम करो, क्योंकि एनर्जी से काम होता है ना भाई। और यहाँ पर अज्यूम करके चला जा रहा है एनर्जी मने काम, इसमें इतनी एनर्जी थी, इसने काम किया। इसलिए बार बार एक शब्द यूज़ करता हूँ कि ऊर्जा का वेग तो बहेगा ही। अब वो तो तेरे में है, तेरे पर है, ऊपर लगानी है, ऊपर बहाव करना है, चिंतन की ओर जाना है, या फिर उसका वेग नीचे काम की ओर होना है, ये हम पर ही निर्भर करता है। लेकिन गारंटी है वेग होगा उसका, और उसकी एबिलिटी है टू डू वर्क। तो आप में काम करने की क्षमता आएगी। अब ये निर्भर है आपने काम किया या आपने काम किया। काम करें, ओके, कर्म करो, ये बड़ी चीज़ है। डन। इसलिए 1 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ
वर्क, ये मतलब यहाँ पर इसको बहुत अच्छे समझ लो मेरे बच्चों, ज़िंदगी में कहीं